नज़दीक है कोचर जी और प्रिय रवि कुमार, रजत कुमार, प्यारे साथी। एट द आउटसेट मैं मेरे ख्याल हिंदी में ही रहेगा। शुरुआत में मैं शुक्रगुजार हूँ। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द प्रिंसिपल एज वेल एज रवि कुमार फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। माइक को जरूरत नहीं है। तो आज एक बड़ा ख़ास दिन है, जैसे बताया आज त्रासदी भी याद आती है और साथ ही हमारी आज़ादी आई आज के ही दिन, या ये समझ लेगा अगले दिन लगा लो 14 और 15 अगस्त। तो आज के दिन ये कॉलेज में ये प्रोग्राम आपने आयोजित किया, ये बड़ा मौजूद प्रोग्राम है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, जितनी चर्चा हो उतनी ही कम है, क्योंकि ये कुछ ऐसा दिन है जो दो तरह की यादें छोड़ के गया है हमारे पास, हमारे भीतर। दोस्तों, मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, रिसर्चर हूँ। तो मैं जो भी बात करूँगा वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेस पे होगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं है, हम तो आज़ादी की बात की प्रोडक्ट हैं। एक्सपीरियंस कोचर साहब का है, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस में बताएंगे। मैं आपको जो इतिहास में जो इसको लेके अलग अलग मुद्दे रहे हैं, जैसे आज के टॉपिक का जो थीम भी है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन इश्यूज एज वेल एज इश्यूज एज वेल एज लीगेसीज, यानी जो इसके मुख्य मुद्दे क्या है और मुख्य इसकी लीगेसी क्या है। लीगेसी का मतलब इसका जो बाद में इसका जो असर पड़ा, इसकी जो विरासत है वो क्या रही। तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, तीन दशक हो गए हैं मुझे भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। उससे पहले और भी एक जगह और पढ़ाया है, एडवांस स्टडी शिमला में भी रहा हूँ। तो बेसिकली रिसर्चर का एक अपनी ट्रेनिंग रही है, तो वही बातें ऑब्जेक्टिवली आपके सामने रखूँगा। प्रिंसिपल साहब ने सही बात करी है कि हमें चीज़ों को, फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली ही समझना चाहिए, तभी उनसे कुछ सीखा जा सकता है। देखिए, दो चीज़ हैं, एक तो है इंडिपेंडेंस और दूसरी चीज़ है पार्टीशन। इंडिपेंडेंस वाज ए विक्ट्री, नो डाउट। इंडिपेंडेंस एक जीत थी, लेकिन पार्टीशन एक त्रासदी थी। इट वॉज ए ग्रेट डिवाइड, बहुत बड़ा, दुनिया के इतिहास का इससे बड़ा डिवाइड शायद वो कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ एक महाद्वीप को आपने, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप ही एक तरह से इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। और इसलिए उस समय जो हुआ, वो जो घटनाएं घटी, मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन सारी बात मैं ब्रीफली फैक्चुअल बातें करूँगा। तो उन घटनाओं के पीछे क्या इतिहास रहा, कौन कौन से मुद्दे रहे, शुरू से ही मैं थोड़ा सा शुरू करते हुए आगे बढ़ूँगा। कहाँ से ये चीज़ शुरू होती है, आज़ादी की लड़ाई, और किस तरह से फिर हम पार्टीशन की ओर समय के साथ बढ़ते गए। बेसिक मुहिम तो आज़ादी की थी ना, लेकिन मामला एक दूसरा भी निकल पड़ा, वो था पार्टीशन। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा पूरी हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट किया है और आज भी अफेक्ट कर रहा है। आज भी इट कंटिन्यूज टू अफेक्टिंग अस। तो इसलिए इस मुद्दे को लेके जो हिस्ट्री में है ना, काफ़ी सारी डिबेट्स रही है इतिहास में। आप कॉलेज के विद्यार्थी शायद आप समझ सकते हो, विद्वानों में बहुत सारी बहस होती है। इतिहास में बहुत सारे स्कूल हैं, मैं उन स्कूलों के ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। सारे स्कूल इस पर चर्चा करते रहे। जैसे पहला स्कूल जिसको हम साम्राज्यवादी स्कूल कहते हैं, या जो अंग्रेज़ों का स्कूल था, वहाँ से चर्चा शुरू होती है। वो अपने ढंग से इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद एक राष्ट्रवादी स्कूल आया, उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद मार्क्सिस्ट स्कूल आता है, उसके बाद सबाल्टर्न स्कूल आता है, उसके बाद रीजनल हिस्ट्री लिखी जाती है। उसके बाद एक कैम्ब्रिज में एक नया स्कूल इमर्ज होता है इतिहासकारों का, वो चर्चा करते हैं। और हाँ, पाकिस्तान में भी इसको लेके काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है। वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर हैं वो भी लिखते रहे हैं। वो काफ़ी सारा ढेर सारा इतिहास लेखन हो चुका है इस मुद्दे को लेकर। दूसरी चीज़ है, इतिहासकार ही नहीं, इस पर पब्लिक भी चर्चा करती रही है। पब्लिक ओपिनियन रही है बहुत सारी, जैसे प्रेस की अपनी ओपिनियन रही है ना। समाचार पत्रों में बहुत सारा आता रहा है, आप देखते रहते होंगे, कभी कभी लेख आते हैं इसके ऊपर, बड़े विद्वान लोग लिखते रहे। खासकर पार्टीशन के जो परिणाम हैं और पार्टीशन की जिम्मेवारी किसकी थी, इसको लेकर बहुत चर्चा चलती रहती है ना। तो आपने ये सब सुना होगा। इसके अलावा ओरल हिस्ट्री, यानी मौखिक इतिहास, आज कोचर साहब जो आपको बातें रखेंगे, ये ओरल हिस्ट्री में आती हैं, मौखिक इतिहास में। यानी जिन लोगों ने उस इतिहास को खुद महसूस किया, घटित होते हुए देखा,
वो यादें भी उन्होंने लिखी हैं, सहेजी हैं। कई लोगों ने जो है अपनी आत्मकथाएँ लिखी है, बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। जैसे खुशवंत सिंह का जिक्र हुआ, अमृता प्रीतम की जो है कहानियाँ अगर आप देखो, जो है बहुत बड़ी साहित्यकार हैं पंजाब की, तो वो सब पार्टीशन के कंटेक्स्ट में हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो ये जो घटना है, इस पे जब हम इतिहास में चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं और क्या क्या डिस्कशंस रहे हैं, वो मैं आपके सामने अभी दो चीज़ों में, दो भागों में इसको बांट के इस चर्चा को रखता हूँ। तो पहला भाग है मुद्दे क्या हैं। देखिए, बात है इंडिपेंडेंस की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई। हम अंग्रेजों के अधीन थे, आप सब जानते हैं, है ना। 1757 में प्लासी की लड़ाई से ये अधीनता शुरू होती है एक तरह से, हालांकि उससे पहले अंग्रेज आ गए थे। 1757 से लेके 1857 में हमने पहला आज़ादी का जो संग्राम है वो लड़ा, उसमें हम पराजित हुए। उसके बाद 1947 तक तो लगातार हमने संघर्ष किया है, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन 1857 के बाद जो फिनोमिना पैदा हुआ, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। खासकर 1857 के बाद देश में पढ़े लिखे लोगों की एक जमात भी पैदा होनी शुरू होती है, खासकर अंग्रेजी पढ़े लिखे जो लोग थे। तो कई अंग्रेजी इतिहासकार ये कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ये डिबेट है। तो पहला डिबेट का मुद्दा है कि राष्ट्रवाद किन लोगों ने पैदा किया, ये क्या था इंडियन नेशनलिज्म और ये आइडिया ऑफ नेशनलिटी, इसको लेकर बड़ी चर्चा रही है। हम लोगों ने, हमारे देश के कई उस जमाने के मनीषियों ने, उस जमाने के देशभक्तों ने ये सोचा, खासकर जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, जो शुरू में कांग्रेस 1885 में बनी थी, तो ये उससे थोड़ा सा पहले की बात, उसके आसपास से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। उन लोगों ने सोचा कि भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र अगर नहीं भी, पूरी तरह नहीं भी है, तो हम इसको राष्ट्र बनाएंगे और राष्ट्र के लिए, हम राष्ट्र की आज़ादी के लिए भी लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। तो ये विचार दिया गया, ये विचार दिया कांग्रेस के मंच से 1885। कांग्रेस के संस्थापक हालांकि ए.ओ. ह्यूम थे, लेकिन बहुत सारे देशभक्त उससे जुड़े थे। फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। थोड़ा बीच में आवाज़ आ रही है, थोड़ा डिस्टेंस, मोबाइल वगैरह बंद रखिए। तो उन लोगों ने ये विचार सोचा, हालांकि ए.ओ. ह्यूम की उन्होंने मदद ली, और लेकिन जैसे ही कांग्रेस बनी, अंग्रेज जल्दी ही चौकन्ने हो गए और कांग्रेस पे अटैक शुरू हो गए। तो वहीं से, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसको बंद नहीं कर दो ना, इसको बंद कर दो, इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत नहीं है ना। तो वहाँ से ही चर्चा शुरू हुई, अंग्रेजों ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी कि क्या भारतीय राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज़ होती है। तो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मुद्दे उठा रहा हूँ। तो पहला मुद्दा था, क्या भारत एक राष्ट्र हो सकता है। तो अंग्रेज विद्वानों की तरफ से कहा गया, नहीं, इंडिया इज नॉट ए नेशन एट ऑल, देयर आर मिलियंस ऑफ नेशन। एक थ्योरी रखी गई, मिलियंस ऑफ नेशन, यहाँ तो लाखों राष्ट्र हैं, किस राष्ट्र की बात कर रहे हो आप। तो कांग्रेस की स्थापना होते ही इस पे अटैक शुरू हो गया, और राष्ट्रवाद के विचार की शुरुआत होते ही इस पे काउंटर अटैक शुरू हो गए। दोस्तों, विभाजन की नींव यहाँ से पड़ती है। मैं साथ साथ विभाजन को लेकर चल रहा हूँ। आज़ादी की लड़ाई जब से शुरू हुई है, तभी से इस पे अटैक भी होना शुरू हुआ, इसको डिवाइड करने के प्रयास किए गए। तो अंग्रेज ये कहते हैं कि देश में, इस देश में काहे की, कहाँ की राष्ट्रीयता है, यहाँ तो हजारों जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो राष्ट्र नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक थ्योरी रखी, मिलियंस ऑफ नेशन। उसके बाद फिर हमारा राष्ट्र, लेकिन इसके बावजूद भी, इन अटैक्स के बावजूद भी, देखिए वो जो लोग थे, जो हमारे शुरू के देशभक्त थे, थोड़े से तो लोग थे। देखिए, थोड़े ही लोग होते हैं जो एक नया विचार शुरू करते हैं। उन लोगों ने, जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी और जिन्होंने इस मंच को धीरे धीरे मरने नहीं दिया। हालांकि डफरिन जैसे वायसराय कह रहे थे, कांग्रेस मर रही है, मैं इसकी शांतिपूर्ण मौत के लिए प्रबंध करूंगा। कर्जन जैसे वायसराय ये बात कहते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको जिंदा रखा, चलाए रखा। तो ये लोग, ये राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद का नेचर किस तरह का था, खासकर शुरुआती दौर में। दूसरा मुद्दा ये है, किस तरह का था। देखिए, इसको लेकर 2-3 बातें हैं। पहली बात ये, इसका जो क्लास करैक्टर है, वर्ग, किस तरह के वर्गों के लोग थे। तो उनकी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मैंने बताया, जैसे पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, मध्यम वर्गीय इसका करैक्टर था अर्लियर फेज में। और अगर जाति के आधार पर बात करें, क्योंकि जाति के आधार पर इस पर काफ़ी अटैक हुआ है, तो ज़्यादातर ऊंचे वर्गों के लोग थे, ऊंची जातियों के लोग थे। निम्न पिछड़े वर्गों के, दलित वर्गों के लोग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे। हालांकि ये एक चैलेंज था और इस चैलेंज को स्वीकार किया, खासकर बाद के दौर में, गांधी जी के दौर में।
फिर वो लोग भी आते हैं। तो लेकिन अर्लियर फेज में वो बहुत लंबे समय तक इसका करैक्टर यही बना रहता है। पहली बात है मिडिल क्लास करैक्टर या अपर कास्ट करैक्टर, दूसरी बात है कॉम्युनल करैक्टर, इस पर भी बड़ा अटैक हुआ है। ये कहा गया है कि हिंदुओं का संगठन है, कांग्रेस के ऊपर अटैक हो रहे थे, वो कह रहे थे ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ये कहा जा रहा था। ये मैं अंग्रेज ऑब्जर्वर्स की बात कर रहा हूँ। ये वो थोड़े से लोग हैं, ये कौन है, ये कुछ कायस्थ हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ अपर कास्ट के लोग हैं, ये भारत के आम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो दूसरी बात ये थी, इसके कॉम्युनल करैक्टर पे खासकर ये कहा गया कि ये हिंदुओं का और अपर कास्ट के हिंदुओं का एक संगठन है। दोस्तों मैं जातियों की बात कर रहा हूँ, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि जो अटैक हो रही थी मैं वो बता रहा हूँ। तो इसको कहा गया ये एक सांप्रदायिक संगठन है, कुछ एक लोगों का एक सांप्रदायिक संगठन है, ये एक हिंदू संगठन है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए उस समय के जो मुस्लिम नेता थे उनको कांग्रेस से अलग करने का प्रयास किया गया, वो अलग हुए भी। जैसे सर सैयद अहमद खान का मैं खासकर जिक्र कर दूं, सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की शुरुआती दौर में ही आलोचना करी। हालांकि वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई, स्कूल कॉलेज बनाया, बाद में वो यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने कांग्रेस से हमेशा दूर रखा। तो ये भी एक चैलेंज एकदम आया कि इसके कॉम्युनल करैक्टर पे सवाल उठाया गया। हालांकि इस कि भाई ये तो अपर क्लास का और हिंदुओं का ही संगठन है, लेकिन और ज़्यादातर बड़े मुस्लिम नेताओं को इससे दूर किया गया। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मुस्लिम नेता इससे दूर रहे, बहुत सारे मुस्लिम नेता इसमें आते रहे और इस चैलेंज को स्वीकार किया हमारे नेताओं ने, उस समय के जो नेता थे। और जैसे शुरुआत में जो है बदरुद्दीन तैयब जी जैसे नेता हैं, कांग्रेस के शुरुआती संस्थापक सदस्य हैं, वो ऐसे नेता भी हैं। और बाद में आप आखिरी दिनों में देखेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग ही कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इसका ये कोई कम्युनल संगठन था। और तीसरी बात है इसके नेशनल करैक्टर पे सवाल था। इसमें कहा गया कि ये जो है राष्ट्रीय संगठन नहीं है, भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, भारत असम में राष्ट्र है ही नहीं, वो तो ये कह रहे थे। तो भारत बहुत बड़ा देश है, इसका नेशनल करैक्टर नहीं है, ये कुछ थोड़े से लोगों का, और वो भी ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग थे, उत्तर भारत के ब्राह्मण कह लीजिए या बंगाली ब्राह्मण भी कह दिया जाता था। ये बाद में महाराष्ट्र के भी कुछ लोग आ गए तो ये कहने लगे महाराष्ट्र के, और फिर बाद में उत्तर भारत से आए तो ये कहा गया ब्राह्मण बनियों का संगठन है। इस तरह की बातें होती रही। तो नेशनल करैक्टर पे भी सवाल उठा, लेकिन कांग्रेस ने, और उस समय की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आज कांग्रेस अलग हो गई है बहुत हद तक, अब तो कांग्रेस आई है ना, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो हमारे नेता थे कांग्रेस के, उन लोगों ने इसका नेशनल करैक्टर भी बनाने का प्रयास किया। उसके लिए वो क्या करते थे, देश के हर अलग अलग भागों में हर साल इसका सेशन बुलाते थे, अलग अलग शहरों में। इसलिए कांग्रेस के जो सेशन है वो लगभग पूरे भारत में हुए, और उसके कारण इस देश ने नेशनल संगठन का भी रूप इख्तियार किया। तो दूसरा मुद्दा ये था। तीसरा एक और मुद्दा है जिस पे मैं खास बात रखूँ, वो है कांग्रेस की मांग क्या थी, इसको लेकर भी आलोचना आई। कांग्रेस की ज़्यादातर जो मांग थी, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की ज़्यादातर जो बड़ी मांग थी वो थी स्वराज। सुना होगा आपने, तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेके रहूँगा। लेकिन स्वराज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहा है। स्वराज के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है होम रूल, एक और वर्ड है सेल्फ रूल, और एक और वर्ड आया जिसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो आलोचकों ने ये कहा कि ये आज़ादी की मांग ही नहीं कर रहे, ये तो स्वराज जो है इसका इंग्लिश में ये मतलब निकालते हैं, ये तो सेल्फ रूल की मांग कर रहे हैं, पूरी आज़ादी की मांग नहीं है। ये ध्यान देना, ये सेल्फ रूल की मांग है, ये डोमिनियन स्टेटस की मांग है। डोमिनियन स्टेटस पता क्या होता है भाई, अंग्रेजी साम्राज्य बना रहे, हम उसके डोमिनियन बने रहे, भारत उसका डोमिनियन रहेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश रहे, और इस तरह से जो है हमें आंतरिक प्रशासन चलाने का अधिकार दे दिया जाए। तो इसका भी जवाब दिया गया कांग्रेस के द्वारा, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने 1930 में जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया, आपने सुना होगा, लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रस्ताव लेके आए थे, पूर्ण स्वराज। तो ये बात भी, इस मुद्दे का भी हमने मतलब राष्ट्रवादियों ने सामना किया। उसके बाद है, और उसे मुद्दों की चर्चा कर लूँ, फिर मैं पार्टीशन पे आऊँगा। उसके बाद है महात्मा गांधी, खासकर मैं गांधी की बात कर लूँ, क्योंकि इस पीरियड में जब पार्टीशन हुआ, इस पीरियड में देश के सबसे बड़े नेता थे महात्मा गांधी। तो गांधी का क्या रोल रहा, और गांधी जो है वो असल में
किस तरह से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, मैं अक्सर गांधी पे लेक्चर दिया करता हूँ फुल फ्लैग। तो मैं लेकिन ब्रीफली ये बता दूँ, गांधी जो है, गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी की लड़ाई में। देखिए गांधी ने एक तरीका दिया है जिसको कहते हैं नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, यानी हम प्रतिकार तो करेंगे लेकिन अहिंसात्मक तरीकों से करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। ये बड़ा एक शानदार तरीका था गांधी जी ने जो दिया, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि हम लड़ाई तो लड़ेंगे लेकिन हिंसक तरीकों से नहीं, क्योंकि साधन और साध्य पवित्र होने चाहिए। ये इस तरीके से क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के नेचर में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो देश के सभी लोग उससे जुड़ने लगते हैं। देखिए वायलेंस के विचार से सारे लोग नहीं जुड़ सकते, इसका अच्छी ताकत समझिए इस विचार की। अगर आप हिंसा करोगे तो कितने लोग जुड़ेंगे, है ना। तो नॉन वायलेंस के विचार से व्यापारी भी जुड़ सकते हैं, नॉन वायलेंस के विचार से मिडिल क्लास भी जुड़ सकता है, किसान भी जुड़ सकता है, मजदूर भी जुड़ सकता है, और गांव के लोग भी जुड़ सकते हैं, शहर के लोग भी जुड़ सकते हैं, पूंजीपति भी जुड़ सकते हैं, महिलाएं भी जुड़ सकती हैं, बच्चे भी जुड़ सकते हैं, कौन नहीं जुड़ सकता। गांधी ने इसको एक शानदार राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाया है इस विचार को लेके। और गांधी जी ने ये विचार जो दिया है इसको धरती पे उतारने के लिए, जमीन पे उतारने के लिए देश में बड़े बड़े आंदोलन चलाए, बड़े राष्ट्रीय लेवल के आंदोलन है। मैं गांधी के रोल की बात कर रहा हूँ। पहला आंदोलन गांधी ने जो छेड़ा, देखिए गांधी को बाकायदा बुलाया गया था, वो तो साउथ अफ्रीका में पहले ही पॉपुलर हो चुके थे। उस समय फिरोज शाह मेहता जैसे, गोखले जैसे बड़े बड़े नेताओं ने गांधी को आमंत्रित किया था कि भाई हम इसको लीड कर नहीं पा रहे, राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दे नहीं पा रहे, लड़ तो रहे, लाल बाल जैसे लोग भी लड़ रहे थे लेकिन वो बहुत व्यापक असर नहीं बन पा रहा। राष्ट्रीय लेवल की लड़ाई बनानी है, अंग्रेज से लड़ना जिसका सूरज नहीं छिपता था। गांधी ने वो करिश्मा करके दिखाया। गांधी ने फिर बड़े बड़े इस तरीके से ये तरीका दिया, भाई मेरे तरीके से लड़ोगे, और राष्ट्रीय लेवल के तीन बड़े बड़े आंदोलन चलाए। पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920, दूसरा जो आंदोलन था 1920 से 22 तक चला, 22 में उन्होंने वापस ले लिया था चोरी चोरा के बाद। उसके बाद दूसरा आंदोलन चलाया 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में जानते होंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 से 35 तक चलता है। उसके बाद तीसरा जो बड़ा आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। मैं सिर्फ इनको टच कर रहा हूँ, ये दोस्तों बच्चों बहुत बड़े बड़े आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था और 1945 तक रहता है। इन आंदोलनों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जड़ जड़ तक पहुंचा दिया। हालांकि आलोचक ये कहते हैं कि ये ज्यादातर आंदोलन गांधी जी ने बीच में विड्रॉ कर लिए या बीच में ही खत्म कर दिए। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट है कि क्या एक आंदोलन लंबे समय तक खींचा जा सकता है। बिपिन चंद्रा कहते हैं कि भाई कोई भी आंदोलन है वो लंबे समय तक तो चल नहीं सकता, तो बीच में समझौता भी कर लेना चाहिए। गांधी जी का अपना एक तरीका था, वो प्रतिरोध समझौता प्रतिरोध इस रणनीति में चल रहे थे। बिपिन चंद्रा कहते हैं, बहुत बड़े इतिहासकार। गांधी जी ने एक और काम किया, एक दो काम और भी किए इस राष्ट्रीय आंदोलन में। उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम दिया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक आंदोलन में आजादी की लड़ाई तो चल ही रही थी, उन्होंने दो बात कही, नंबर एक स्वदेशी, नंबर दो बहिष्कार। स्वदेशी मतलब भारतीय चीजों को अपनाएंगे, और बहिष्कार अंग्रेजों की हर चीज का बायकॉट करेंगे। अंग्रेजों के आर्थिक और प्रशासनिक आधार को वो तोड़ देना चाहते थे। ये बड़ा शानदार तरीका था। स्वदेशी और बहिष्कार के माध्यम से उनके स्कूलों का बहिष्कार करते थे, उनकी अदालतों का, उनके कॉलेजों का, उनकी हर संस्था का बहिष्कार करते थे, लेकिन अपनी संस्थाएं भी बना रहे थे। ये मत सोचना कि स्कूलों को बायकॉट कर रहे हैं बच्चे तो वो फिर स्कूल छोड़ दिया उन्होंने। नो, राष्ट्रीय स्कूल भी बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय कॉलेज भी, बहुत सारे कॉलेज बनते हैं। तो गांधी ने काम ये भी किया, रचनात्मक कार्य। उसी रचनात्मक कार्यक्रम में और भी हिस्से थे, जैसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू था वो था सांप्रदायिक एकता। गांधी जी को पता था, खासकर ये जो चैलेंज आ रहा है इस समय सांप्रदायिकता का, मुस्लिम सांप्रदायिकता का जो चैलेंज, जो कुछ अलगाववादी मुस्लिम नेता भी कर रहे थे और अंग्रेज जिसको बढ़ा रहे थे, उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने इस बात पे पूरा जोर दिया कि हमारा जो आंदोलन है वो सेक्युलर रहेगा, धर्म निरपेक्ष रहेगा। इस मुद्दे पे गांधी के सेक्युलर क्रेडेंशियल पे कोई डाउट नहीं कर सकता। दोस्तों, गांधी एकमात्र अकेला नेता है उस जमाने में जो इस मुद्दे पे लड़ता है, लोगों को एक करने के प्रयास करता है। हालांकि गांधी पर ही सबसे ज्यादा इल्जाम लगा कि पार्टीशन जब हुआ तो सबसे ज्यादा लोग गांधी से ही नाराज हुए, बताऊंगा उस विषय में भी। एक और चीज है जो गांधी ने करी इसी रचनात्मक कार्यक्रम में, वो थी सभी जातियों की एकता और अस्पृश्यता निवारण।
गांधी को पता था हिंदू समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, ऊंच नीच पे आधारित ये जातियाँ, आज भी आप देखते हो जाति व्यवस्था मिटी नहीं है, तो लेकिन उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। गांधी ने कहा, हर रैली में कहते थे, मैंने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया बच्चों, हर सभा में कहते थे, जैसे दलित वर्ग के जो हमारे भाई हैं वो इधर बिठाए जाते थे एक तरफ, वो कहते थे जब तक मिक्सअप नहीं होगा मैं भाषण नहीं करूँगा, और वो दलित वर्ग को सम्मान देने के ऊपर पूरा जोर दे रहे थे। इसलिए अस्पृश्यता निवारण भी इसका बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी तरह खादी इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आदिवासियों का उत्थान इसका बहुत बड़ा मुद्दा था। तो गांधी ने सचमुच इसको अपने राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यक्रम के जरिए एक नेशनल डायरेक्टर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल भी खड़े किए जाते हैं, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल नजरिए से बात कर रहा हूँ। गांधी के एक रोल के ऊपर काफी आलोचना हुई, वो थी गांधी ने मुस्लिम लीग का और मुसलमानों की मांगों के प्रति कुछ ज़्यादा तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसको कहते हैं, कई आलोचक कहते हैं ये थी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। मैं खासकर मुस्लिम लीग पे अगले पॉइंट में आ रहा हूँ। मुस्लिम लीग उस समय जो भी मांगे कर रही थी, जो भी बात उठा रही थी, उनकी सारी बातों के आगे वो नतमस्तक हो रहे थे। और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि गांधी जी की ये जो पॉलिसी थी कि भाई उनकी हर सही और गलत मांग को मान लिया जाए, इसी के कारण हम पार्टीशन की ओर बढ़े। तो जो भी है, देखिए आलोचनाएं भी होती हैं, और कुछ कांग्रेस पे ये आरोप लगता है, जब हम बात करेंगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, तो कांग्रेस पे ये अक्सर आरोप लगता है कि कांग्रेस ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, वरना इस हद तक ये बात नहीं जा सकती थी कि आखिर में देश के दो टुकड़े हो जाए, जो भी है। लेकिन गांधी के सचमुच क्रेडेंशियल पे डाउन नहीं कर सकते। इसके बाद अगली चीज़ है रोल ऑफ मुस्लिम लीग। मैं मुस्लिम लीग की ओर बात कर लूँ। अंग्रेजों की शय पे 1906 में को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग जब से बनी तब से उसने हमेशा अलगाववादी और सांप्रदायिक एजेंडा आगे बढ़ाया। मुस्लिम लीग का बस एक ही मुद्दा था कि मुसलमानों के हितों की बात करी जाए, कभी भी राष्ट्रीय हित की बात नहीं करी। तो मुस्लिम लीग को समझाने के प्रयास भी किए गए, और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। आपने ये भी सुना होगा, इतिहास के विद्यार्थी जो आपके बीच में हैं, 1916 में जो हमारे राष्ट्रवादी वो लोग थे, खासकर तिलक जैसे लोग थे या और दूसरे लोग थे, यानी बेसेंट जैसे लोग थे, उन्होंने प्रयास किया और लखनऊ में एक पैक्ट किया गया जिसमें मुस्लिम लीग को मनाया गया कि भाई आप इस एक मंच पे आ जाओ, हमने हमारी आज़ादी की लड़ाई हम मिल के लड़ेंगे। और लेकिन वहाँ पे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भूल भी हुई। मुस्लिम लीग की एक मांग थी, वो थी मुसलमानों के अलग निर्वाचन मंडल। इस पर सहमति हो गई, इस पर सहमति दे दी राष्ट्रीय नेताओं ने, और यहीं से एक विवाद शुरू होता है कि मुस्लिम लीग को कि इस मांग पे अगर जिस दिन आप एग्री हो गए, कौन सी मांग है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये क्या है ये मैं बाद में बता दूंगा अगर आप सवाल पूछेंगे। इसका मतलब ये है कि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ मुसलमान अपने ही नुमाइंदों को चुनेंगे, उसमें हिंदू नहीं कोई रोल अदा करेंगे। तो इससे कट्टरवादी लोग एक से एक चुन के आते रहे, और अंग्रेजों की तो चाल थी। तो मुस्लिम लीग जब से बनी उसके बाद धीरे धीरे उसने पहले सांप्रदायिक मांग उठाई, उसके बाद उसने 14 पॉइंट रखे, ये भी मुस्लिम लीग के मुद्दे थे। 14 पॉइंट जिसमें मुसलमानों को विशेष तरजीह की मांग करी गई, और उसके बाद आखिर में पाकिस्तान की मांग पर पहुंच गई। तो मुस्लिम लीग की ये रोल रहा। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ अंग्रेजों की। अंग्रेजों के रोल के बारे में आप सब जानते हैं, बड़ी फेमस थ्योरी है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो राज करो, और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। हालांकि सीधा सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, सीधा तो कौन कहेगा आप फूट डालना चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत ठोस है। जैसे कि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की मांगों को शय दिया, सांप्रदायिक मांगों को बढ़ावा दिया, कांग्रेस पे निरंतर अटैक किया, और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ले आए, पृथक निर्वाचन मंडल, ये भी हर एक समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल देंगे, खासकर ये मुस्लिम लीग की मांग थी। तो ये 1909 में जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म हुआ, वहाँ पे ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया 1909। उसके बाद 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वहाँ इसको और मजबूती से आगे बढ़ाया गया। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन में उन्हें इसी बात पे उन्होंने एक संविधान बनाने का प्रयास किया। वही संविधान 1935 में लागू हुआ, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जो ये बात थी, ये बिल्कुल जमा दी इस देश की राजनीति, और इसी से भारत के अलग अलग समुदाय लड़ने लगे। खासकर जो मुस्लिम समुदाय है वो मजबूत
राजनीतिक रूप से जो अलगाववादी थे मुस्लिम, देखिए सारे मुस्लिम अलगाववादी नहीं थे, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं। मुस्लिम लीग के साथ मुश्किल से 2-2.5 करोड़ मुसलमान होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीक टाइम में। भारत में तो बहुत सारे मुसलमान रहते, 15-20 करोड़ मुसलमान थे उस समय। तो सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, लेकिन 2-2.5 करोड़ लोग भी अगर अलगाववाद के मार्ग पे चले जाए तो देश के लिए तो प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम की बात उन्होंने पैदा कर दी, और साथ ही उनके सारे नुमाइंदे जितने भी नेता बनते थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट से बनते थे। तो जो भी इस सेपरेट यानी जो सिर्फ मुसलमानों के वोट से बनना है वो तो अलगाववादी, वो कट्टरवादी होगा, है ना। अगर उसको हिंदुओं के वोट भी चाहिए तो वो नरमुर्खा बनाएगा, समझ रहे हो इस बात को। तो सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसी चीज़ थी, ये बड़ा एक टेक्निकल चीज़ है जिसके कारण देश के विभाजन की नींव पड़ती है। इतिहासकारों का ये मानना है कि अंग्रेजों ने निरंतर इसको बढ़ावा दिया। इसके बाद एक अगला मुद्दा है रोल ऑफ जिना। मुस्लिम लीग के नेता उभर के आए जिना, मोहम्मद अली जिना, जो कि पाकिस्तान के निर्माता भी कहलाते हैं, कायदे आजम भी कहा जाता है उसको पाकिस्तान में। कायदे आजम का सबसे बड़ा नेता, महान नेता जिना जो है वो इंटरेस्टिंगली गुजरात से थे, गुजरात से ही महात्मा गांधी थे, और गुजरात में मुस्लिम लीग का कभी कोई खास आधार बना भी नहीं। वो नेता बन गए उत्तर भारत के मुसलमानों के, खासकर यूपी के और पंजाब के और बंगाल के, जहाँ के वो थे ही नहीं, बिल्कुल ही वेस्टर्नाइज व्यक्ति थे वो, कोई उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था, बिल्कुल सिगार भी पीते थे सारे, मतलब जितने भी पश्चिमी करते क्या कहेंगे वेस्टर्नाइज वो लोग थे, जितने भी वो काम करते थे वो सारे करते थे, इस्लाम को कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन वो मुसलमानों के नेता बन गए। मुस्लिम लीग ने कैसे बने वो? मुस्लिम लीग ने 1940 में एक प्रस्ताव दिया जिसको कहते हैं पाकिस्तान का प्रस्ताव। ये लाहौर में हुआ अधिवेशन मुस्लिम लीग का, ये नोट भी करने की बात है। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने जिना के नेतृत्व में ये प्रस्ताव पास किया, और उसके बाद जिना ने हमेशा निरंतर एक अड़ियल रवैया अपनाया। तो जब पार्टीशन की अकाउंटेबिलिटी की बात करती है तो बहुत हद तक जिना पे इसका दोष आता है। बहुत सारे इतिहासकार इस बारे में एक मत है कि अगर जिना जो है इतना अड़ियल रूप ना अपनाते, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था, जब गांधी जिना टॉप हुई एक बार, तो महात्मा गांधी ने खुद उनसे बात करी और यहाँ तक कह दिया कि जिना को प्राइम मिनिस्टर बना दो भारत का, देश के टुकड़े मत करो। लेकिन वो इस पर भी एग्री नहीं हुई। इतना एडामेंट व्यक्ति इतिहास में नहीं देखा। लेकिन सवाल ये होता है वो व्यक्ति बनाया किसने, है ना। देखिए व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको बनाने वाले इम्पोर्टेंट है। बनाने वाले कौन है? अंग्रेज। वो अंग्रेजों के प्रोडक्ट थे और मुस्लिम इसके सेपरेट इलेक्टोरेट के उत्पाद थे। सेपरेट इलेक्टोरेट जब से लागू हुआ तब से मुस्लिम लीग निरंतर मजबूत होती गई, क्योंकि अलगाववादी लोग, कट्टरवादी लोग वही चुन के आ रहे थे। तो उन कट्टरवादी लोगों के नेता थे, वो आम मुसलमानों के नेता नहीं थे, मैं ये बात स्पष्ट कर दूँ। तो जिना ने निरंतर एक अड़ियल रूप अपनाया। जिना भी एक बहुत बड़ा डिबेट का इश्यू है। इसके बाद अगला मुद्दा है वो है 1902 वर्ल्ड वार की मैं बात कर लूँ। 1939 में शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ। 1945 तक आते आते बीच में हमारे आंदोलन भी चल रहे हैं, गांधी जी ने इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी छेड़ रखा है और आज़ादी का दबाव भी पड़ रहा है। लेकिन एक दबाव और पड़ा अंग्रेजों पे, इस दबाव का सामना नहीं कर सकते। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी ताकत थी वो बहुत कमजोर हो गई। तो इसको कहते हैं पोस्ट वर्ल्ड वार प्रेशर। उत्तर जो एक प्रेशर पड़ा अंग्रेजों पे, और वो दूसरे देशों की तरफ से भी था, अमेरिका जैसे देशों की तरफ से भी था कि भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने आप को लिबर्टी की भूमि कहता था, है ना। वहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है, आप जानते होंगे। तो अमेरिका ने ये, हालांकि ढोंग था ये उसका, तो ये कहा कि भारत को, असल में अंग्रेज के पास वो ताकत नहीं थी इंग्लैंड के पास कि भारत को संभाल सके। तो इसलिए इस प्रेशर के कारण, इस मैं लास्ट के पॉइंट पे आ रहा हूँ, इसमें पहले इश्यूज में अंग्रेजों की इस प्रेशर्स के कारण अचानक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड की सरकार सक्रिय हो गई, जिसने कभी आज़ादी देने की कभी सोची नहीं। उसने कैबिनेट मिशन भेज दिया 1946 में। कैबिनेट मिशन ने कोशिश करी कि देश को, कैबिनेट मिशन ने हालांकि पाकिस्तान के बीच बो दिए थे। उसने कहा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत हैं उनको एक अलग संघ और स्वायत्त दर्जा दे दिया जाए, ये कहा। लेकिन इससे मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं हुई, कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ।
और उसके बाद वही किया अंग्रेजों ने जो वो करने जा रहे थे, जो वो करना चाहते थे, डिवाइड एंड क्विट कहा जाता है। किताब है एक इतिहासकार की, पेंडरल मून की, डिवाइड एंड क्विट, बांटो और भागो। अब वो भागना चाहते थे क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई भी तो चल रही थी ना। उस समय अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को खतरा हो सकता था, लेकिन अंग्रेज अपने लिए खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, भारत के लोगों को आपस में लड़ा। इसलिए माउंटबेटन को भेजा गया 1946 के आखिर में या 47 कह लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन आए। माउंटबेटन ने आते ही घोषणा कर दी, जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं, 3 जून 1947। उसको कहा तो गया था 48 तक भारत को आज़ाद करना है। जरा ये भी गौर करना, 1948 तक देश को आज़ाद करना है। भाई वो तरीके निकाल रहे हैं किस तरह से भारत को आज़ादी दी जा सके, लेकिन उसने 47 में ही कितनी जल्दी थी, इस पर रश डिसीजन, बहुत ही जल्दबाजी में किया गया डिसीजन था। ये जो थी ना माउंटबेटन प्लान, 3 जून की पार्टीशन प्लान, ये इससे अफरा तफरी मच गई देश। अब ये तय हो गया कि देश का विभाजन होना। इस पार्टीशन प्लान में ये साफ लिखा था कि उन हिस्सों को, पंजाब और बंगाल के उन हिस्सों को अलग कर दिया जाएगा जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में हैं, और उनको अलग डोमिनियन बना दिया जाएगा, इस तरह से अलग देश बना दिया जाएगा। और यहाँ से भगदड़ शुरू होती है। ये 3 जून की जो घटना है, यहाँ से ही पलायन की शुरू हो जाता है। तो समझदार लोग अभी से आना जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आम आदमी इतनी आसानी से घर को ना छोड़ देता है ना, उस पर मार पड़ी बाद में, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो इसके बाद एक चीज़ और करी इसने, भाई बाउंड्री बनानी है ना। तो और भारत के बड़े नेता भी इसमें, पटेल जैसे नेता भी है, नेहरू जैसे नेता भी हैं, और जिन्ना जैसे नेता भी है। इन सब को उसने मना लिया कि देश का पार्टीशन करना पड़ेगा। अब यहाँ एक डिबेट है, यहाँ फिर एक बहस है बच्चों, मैं ऐतिहासिक बहस में ला रहा हूँ कि भी पटेल जैसे लोग, नेहरू जैसे बड़े बड़े लोग, और खुद महात्मा गांधी, ये कैसे एग्री हो। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है इस सवाल का जवाब देना। पटेल ने इसका जवाब दिया है कुछ हद तक। पटेल कहते हैं कि मैंने सरकार चला के देखी थी, 1940 में सरकार बना दी थी, इंटरिम सरकार, और उसमें मुस्लिम लीग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही। तो उन्होंने ये कहा, पटेल ने ये लिखा है कि एक शरीर में एक अगर हाथ मान लिया, हाथ खराब हो जाए, कोई भी अंग खराब हो जाए, तो उसका ऑपरेशन करना ज़्यादा अच्छा रहता है पूरा शरीर का नाश करने से। तो पटेल ने ये डिसीजन लिया, ये सोच बनी कि भाई इससे अच्छा ये लोगों को, अलगावादी लोगों को, जो देश को चलने ही नहीं दे रहे। और जिन्ना के संदर्भ में एक बात बताना भूल गया मैं, जिन्ना ने अपनी बात मनवाने के लिए, पाकिस्तान मनवाने के लिए एक राजनीति करी जिसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। जिन्ना डायरेक्ट एक्शन की जो कॉल देते थे, जब भी डायरेक्ट एक्शन की कॉल देते थे, इसका मतलब होता था दंगे। शहरों में दंगे फसाद शुरू हो गए। ये बात है 1946 से लेके खासकर 1947 और उससे थोड़ा सा पहले। डायरेक्ट एक्शन की जो उसकी पॉलिटिक्स थी, इससे देश का जीना मुश्किल हो गया। देश के हर शहर दंगे की चपेट में आ रहा था, खासकर जहाँ मुसलमान मेजोरिटी थे। तो ऐसे हालत थे उस समय, पटेल भी नहीं संभाल पा रहे थे, वो गृह मंत्री थे उस सरकार में। तो पटेल ने ये डिसीजन लिया कि अलगाववादी लोगों को, जैसे शरीर का खराब हिस्सा होता है उसको काट दिया जाता है, तो इनको अलग कर दिया जाए। उस समय कुछ ऐसी राय बनी देश के सारे नेताओं की। इस समय मैं अम्बेडकर की किताब को भी बीच में ला रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर भी इसलिए बहुत बड़े, जो वैसे दलित वर्ग के मांगे ज़्यादा उठा रहे थे, लेकिन बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता थे, बाद में संविधान बनाने में उन्होंने रोल अदा किया। अम्बेडकर ने इसी समय किताब प्रकाशित करी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1946 में इसका दूसरा संस्करण आया था। वैसे तो उन्होंने 1943 में ये किताब लिखी थी। इसमें भी वो इस निष्कर्ष पे बोलते हैं कि समझदारी इसी में है कि हम आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के इस दिशा में बढ़े। तो ज़्यादातर देश के जो उस समय बड़े नेता थे, वो इसकी ओर, इस निष्कर्ष की ओर को स्वीकार कर रहे थे। और इसलिए माउंटबेटन ने कहा कि अब पार्टीशन की ओर हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक आयोग बिठाया गया जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ कमीशन। इस कमीशन के बारे में आप कम जानते होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था। रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज थे, उनको ये दायित्व दिया गया कि आप बाउंड्री बनाओ, नक्शे पे बाउंड्री बनाओ कि पाकिस्तान कौन सा होगा, भारत कौन सा होगा, इनकी सीमाएं, इनके बॉर्डर कैसे बनेंगे। और आपको पता, बड़ा विचित्र ढंग से, क्योंकि 5 महीने के अंदर उसने बाउंड्री बना दी। इतना बड़ा काम, बाउंड्री बनाना आसान काम होता है। फील्ड में तो वो गए नहीं, फील्ड में भी तो जाके देखो किस तरह के गाँव हैं, किस तरह के एरियाज हैं और किस तरह के इलाके हैं।
5 महीने में उसने, इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई वहाँ शिमला में, मैं शिमला में भी रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, वहाँ पर भी वायसराय हाउस होता था, वहाँ पे बैठ के कुछ लोगों ने मिलकर एक लकीर खींच दी और हो गया विभाजन। ऐसे विभाजन हुआ करता है, बहुत जल्दबाजी का डिसीजन था ये, और इसी के कारण उसने जो बाउंड्री बनाई, आपको पता है उसमें गाँव का भी विभाजन हो रखा है, फार्मों का भी विभाजन, कैनाल्स का विभाजन हो गया, रेलवे का विभाजन हो गया, हर चीज़ को काट दिया गया, कुछ भी नहीं सोचा गया। कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना, बस सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी प्रांत मुसलमान में जाए जो हिस्से, तो यहाँ से देश में आग लगनी शुरू होती है, हालत ख़राब हो जाते हैं। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने माउंटबेटन की रिपोर्ट पे और रेडक्लिफ की रिपोर्ट के आधार पे एक कानून बनाया। भारत को जो आज़ादी मिली वो एक कानून के जरिए मिली, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के जरिए, अगस्त 1947, इस एक्ट के जरिए 2 डोमिनियन बना दिए गए। डोमिनियन है, देखिए डिमांड जो थी ना, सेल्फ रूल, होम रूल में बता रहा था, डोमिनियन स्टेटस, अंग्रेजों ने डोमिनियन ही बनाया, पूरी आज़ादी नहीं दी है, इट वॉज नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 2 डोमिनियनों की स्थापना करी जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा होंगे, भारत और पाकिस्तान नाम के डोमिनियन बना दिए, और इसके साथ ही देश में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद दूसरा पहलू आता है दोस्तों, वो है पार्टीशन का पहलू। अब मैं पार्टीशन की बात करता हूँ, पार्टीशन के क्या प्रभाव पड़े और कौन सी इसकी लीगेसी जो आज भी हमें मच रही है, 3, 4, 5, 7 पॉइंट इसमें मैं लेके आता हूँ। पहली चीज है अंग्रेजों ने 2 देश बना दिए, 2 राष्ट्र, इंडिया और पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 2 देश बने। और दुर्भाग्य से दोनों देश एक ही देश से निकले थे, लेकिन एकदम पैदा होते ही दोनों दुश्मन बन गए। ये थी अंग्रेजों की चाल, डिवाइड एंड क्विट, बांटो और भागो। वास्तव में हमें बांट दिया, 2 देश बने और दोनों ही देश शुरू से ही एनिमीज हो गए। 1948 में इनके बीच में पहला युद्ध हुआ, और अभी भी एक युद्ध हुआ था, कारगिल सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सुना होगा आपने, 2023 में 5 युद्ध लड़ दिए आज तक। ये है पाकिस्तान बनाने का नतीजा, और अभी भी दुश्मनी जारी है, ये एक ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है जो शायद पता नहीं कब खत्म होगा। तो पहला प्रभाव जो आज भी हमें मत रहा है, ये है लीगेसी पार्टीशन की। दूसरा है पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की भी बात कर लूँ। पाकिस्तान जब बनाया, जिन्ना ने ये कहा कि हम इसको एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री बनाएंगे, लेकिन ये छलावा था ये, वैसे ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि एक तरफ तो है आप एक मुस्लिम मेजोरिटी राष्ट्र की बात कर रहे हो, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होमलैंड की बात कर रहे हो, तो वो कैसे हो सकता है सेकुलर, कैसे डेमोक्रेटिक भी हो सकता है? डेमोक्रेटिक भी नहीं हो पाया। और पाकिस्तान एक धीरे धीरे कॉम्युनल कंट्री बनता गया, मुस्लिम कंट्री बनता गया, बाद में तो इसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री भी बना लिया। और दूसरा, पाकिस्तान में सैनिक शासन भी आ गया इसके बाद, सैनिक शासन, क्योंकि डेमोक्रेसी जम नहीं पाई। इन हालतों में डेमोक्रेसी जम भी नहीं सकती थी, जब कट्टरवादी लोग हावी हो जाए तो डेमोक्रेसी तो समझदार लोगों का तंत्र होता है ना, जो आपस में समझौता करें, बात करें। तो वहाँ मिलिट्रीरिज्म जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, मिलिट्री शासन, और आज तक भी वहाँ डेमोक्रेसी जम नहीं पाई है। अभी भी मिलिट्री ही पर्दे के पीछे से राज करती है, और इसके साथ ही मिलिट्री क्योंकि पावर में आई पंजाब में, पाकिस्तान में, एक प्रभाव ये मैं खासकर बता रहा हूँ जो आज तक भी हम महसूस कर रहे हैं। मिलिट्री का काम क्या होता है? देखिए, सैनिकों का काम तो उनका काम लड़ाई करना होता है ना, उनकी रोटी जब भी चलेगी जब लड़ाइयाँ होती रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमेशा ये कोशिश करी कि भारत के साथ शत्रुता बनी रहे, और जब वो युद्धों में नहीं जीत पाए, किसी भी युद्ध में जीत तो पाए नहीं, तो उन्होंने दूसरा तरीका निकाला, वो है एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, भारत में आतंकवाद को भेजना, और वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने लगे। आप जानते हो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बहुत सारे टेररिस्ट कैंप चलते रहते हैं, भारत सरकार इनके खिलाफ लड़ती भी रहती है। इसके बाद अगला जो प्रभाव था बच्चों, वो था मास कन्वर्जन, मास माइग्रेशन, बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुआ, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से रिफ्यूजी आए। बांग्लादेश तो बाद में बनता है, ये पाकिस्तान के संदर्भ में बता दूँ, पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे बना, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई वो थ्योरी। पाकिस्तान के संदर्भ में ये भी बता दूँ, पाकिस्तान चल नहीं पाया, फिर बाद में बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हो गया, भारत सरकार ने उसमें मदद भी करी थी,
तो टू नेशन थ्योरी अपने आप में बिल्कुल नॉनसेंस थ्योरी थी, लेकिन फिर भी उस थ्योरी पे वो देश तो बन गया था। तो ये जो माइग्रेशन हुआ, इसमें बड़ी तादाद में इन इलाकों से रिफ्यूजी, शरणार्थी या डिस्प्लेस्ड पर्सन, उस जमाने के रिकॉर्ड में उनको रिफ्यूजी कहा गया था, इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूँ। बड़े पैमाने में वो लोग आए जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, और उनकी अगर तादाद गिना जाए कोई गिन नहीं पाया, लगभग ऐसा माना जाता है 14 से 15 मिलियन लोग थे, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ लोग इधर उधर हुए हैं। भारत से भी गए हैं मुसलमान, उधर से भी आए हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोगों का पलायन, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और ये लोग जो है बाद में इनका पुनर्वास करने के प्रयास किए गए इनको बस, तो लेकिन इतना आसान नहीं था वो इसी समय। अब मैं खासकर मैं कुरुक्षेत्र से आता हूँ, तो एक बात बता दूँ, कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया था। लगभग वहाँ 1 लाख लोगों का कैंप बनाया गया था, लेकिन 3 लाख लोग उसमें रह रहे थे। बहुत सारे लोग जो बच के आ गए थे दंगो फसाद से, वो बीमारियों के कारण मारे गए। वहाँ सारे लोग, वहाँ महामारियाँ, हैजा जैसी बीमारियाँ फैल गई इस टाइम में, कितने बुरे हालातों में लोग रहे होंगे। और ऐसे ही जो जो शरणार्थी कैंप थे, ये कलकत्ता में भी थे, आपके मतलब देश के दिल्ली में भी थे, कलकत्ता में भी थे, बॉम्बे में भी थे, देश के और बहुत सारे हिस्सों में। तो इन लोगों को बड़ा मुश्किल से, भारत सरकार वैसे ही उस समय गरीबी का दौर था, इतना पैसा भी नहीं था, बहुत उस पैसे का भी बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान में चला गया। तो कितना बड़ा चैलेंज था। दूसरा बड़ा चैलेंज था वो था सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस। आप जानते हो, उससे जैसे ही ये पार्टीशन प्लान घोषित हुआ, तब से ही दंगे फसाद और पलायन शुरू हो गया था। पलायन के साथ ही जो लोग पलायन कर रहे थे उनकी लूटपाट की घटनाएं शुरू हो गई। और उसके बाद 15 अगस्त जब आया, 15 अगस्त 1947, तब उसके बाद बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। और उस पलायन में, उस माइग्रेशन में दंगे शुरू हो गए। और वो एक बहुत अलग कहानी है, वो सर साहब भी बताएंगे कि किस तरह से रेलों पे अटैक किए गए, किसी तरह से जो लोग आ रहे थे किसी तरह उन पर अटैक किए गए। लगभग 1 से 2 मिलियन लोग, जिनके लगभग 20 लाख लोग इसमें, मतलब एक प्राउड आंकड़ा है, लगभग मारे गए होंगे। तो बहुत बड़ी वायलेंस की। एक इस वायलेंस का एक और भी पहलू है, वो है जेंडर्ड वायलेंस। जेंडर्ड वायलेंस यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा, क्योंकि महिलाएं सबसे सॉफ्ट टारगेट होती हैं ऐसी घटनाओं का, ऐसी चीज़ों का। तो जो दंगाई लोग होते हैं, तो महिलाओं के खिलाफ कई तरह की घटनाएं हुई, जैसे उनको अगवा कर लिया गया, और रेप वगैरह की घटनाएं तो आम थी। इसके अलावा फोर्स कन्वर्जन किया गया, फोर्स मैरिज की गई। अब ये गदर फिल्म आई थी, उसमें देखा होगा, फोर्स मैरिज मतलब उसका जिक्र किया गया, उसमें जबरन शादियां कर ली गई, जबरन औरतों को रखैर बना कर रख लिया गया। और बाद में हालांकि दोनों सरकारों ने ये फैसला किया कि ऐसी महिलाओं को जिनको अगवा कर लिया गया था उनको दोबारा रिकवर किया जाए। तो रिकवरी ऑपरेशंस भी चलाए गए, वापस उनके घरों में भेजा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए ऑपरेशंस। ज़्यादातर ऐसी औरतें भारत में भी थी, मुस्लिम औरतें, और उधर जो है हिंदू और सिख औरतें उधर पाकिस्तान में, जिनको एक तरह से गुलामों की तरह बंधक बना के रखा गया। एक पहलू ये था। इसके बाद अगला पहलू है जो हमें बात कर प्रभावित किया जिसने, वो है देशी राज्यों का मामला। देश आजाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली। देशी जो राजे रजवाड़े थे, आपको पता है 565 रियासतें थी, थोड़ी नहीं थी। इनको कह दिया आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, चाहे भारत में मिल जाओ, या आजाद भी हो सकते। ये अजीब बात थी। तो जो देशी रजवाड़े भी एक बड़ा सरदर्द बन के सामने आए। तो विभाजन का एक परिणाम ये था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को आप जानते होंगे। उसने देशी राज्यों का एकीकरण करने का एक बहुत बड़ा काम किया। बड़ा असंभव सा काम था। किसी तरह राजाओं को बनाया, राजे रजवाड़े थे। बच्चों गौर करो, थोड़ा सा गर्मी मुझे भी लग रही है तो आगे बिजली। तो 565 रियासतों को किसी तरह उन्होंने कन्विंस किया, लेकिन इनमें से 3 रियासतें रह गई थी। कौन कौन सी थी? एक तो हैदराबाद की रियासत, दूसरी जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, और तीसरी रियासत कौन सी थी? कश्मीर। ये 3 रियासत नहीं मान रही थी, ये आज़ाद होना चाहती थी, ये अलग देश बनाना चाहती थी। तो पटेल ने यहाँ सूझबूझ से काम लेते हुए हैदराबाद के खिलाफ एक पुलिस ऑपरेशन चलाया गया। हैदराबाद का विलय हुआ, उसमें एक तरह से सैनिक कार्रवाई की गई थी, नहीं तो हैदराबाद इतनी आसानी से भारत को नहीं मिल पाता। इसी तरह जूनागढ़ में भी पुलिस और सेना ने मिली जुली कार्रवाई करी, जूनागढ़ का भी विलय हुआ। लेकिन कश्मीर का मुद्दा जो है
क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, तो पाकिस्तान ने भी 1948 में अचानक वहाँ पे, बच्चों गौर करो, अचानक वहाँ पे सेनाएं भेज दी और पहला युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ लड़ा। और इसी के कारण ये जो पहला वार था 1948 का, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ भी आ गई, अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, और इन्होंने क्या किया, बीच में समझौता कराने का प्रयास किया और ये कहा कि दोनों सेनाएं वापस हट जाएं। लेकिन भारत ने तो अपनी सेनाएं वापस हटा ली, पाकिस्तान ने नहीं हटाई। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अधीन रहेगा, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। और ये आज भी हमारा एक भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आज भी हमारी विदेश नीति को और हमारे दोनों देशों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसके बाद अगला जो इश्यू है वो आया भारत के निर्माण का इश्यू, नेशन बिल्डिंग। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और देश में एक पहली राष्ट्रीय सरकार बनाई गई थी। तो उस राष्ट्रीय सरकार ने संविधान निर्माण का काम जो 1946 में ही शुरू हो गया था, वो इसी दौरान पूरा किया। और आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमारी जो संविधान सभा है उसने स्वीकार किया। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, सिंस ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। वैसे पूरी हमारी जो है संविधान सभा ने ही ये संविधान बनाया था, लेकिन हाँ एक व्यक्ति होता है जिसको जिम्मेदारी दी जाती है। तो अम्बेडकर साहब का भी और उनके कुछ एक आदर्शों का भी, वैसे हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का इसका बड़ा प्रभाव है। तो हमने एक डेमोक्रेटिक संविधान बनाया, एक सेकुलर संविधान बनाया और एक फेडरल संविधान बनाया, जिसमें सब बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी। और भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। यहाँ पे भारत ने एक संसदीय लोकतंत्र की से अपनी शुरुआत करी और जो कि आज भी इस देश में चल रहा है। ये बहुत बड़ा काम था देश को एक संविधान, देखिए संविधान क्या होता है, लॉ ऑफ द लैंड, देश के सबसे बड़ा कानून होता है जिससे देश का शासन चलता है और देश की सारी संस्थाएं उससे अपनी शक्तियाँ पाती हैं और उनको नियम बनाए जाते हैं किस तरह से वो चलेंगे। तो ये हमने सक्सेसफुली कर दिखाया। और भारत इतना, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खुद अम्बेडकर ने भी अपने भाषण में कहा था कि क्या भारत अपनी आज़ादी को खो देगा, क्या भारत जो है फिर टुकड़ों में नहीं बट जाएगा। ये सारे सवाल उन्होंने उठाए थे। उन्होंने कहा अगर इस संविधान को ईमानदारी से अगर हम लागू करेंगे तो ये लोगों के हितों का रक्षक संविधान हमने बनाया है। और वास्तव में हम देखते हैं जब भी देश में प्रॉब्लम आती है, संविधान में अधिकार सब लोगों को दिए गए हैं। भारत का संविधान रियल अर्थों में ईमानदारी के साथ बनाया गया है, जिसमें ऑनेस्टी के साथ सभी वर्गों को न्याय देने का प्रयास किया गया। सामाजिक न्याय का मूल जो सिद्धांत है संविधान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो संविधान हमने बना लिया और इस तरह से देश चलने लगा। उसके बाद ये जो पार्टीशन है इसकी और भी हम प्रभाव देखे। जैसे एक प्रभाव हमने देखा मेमोरी और ट्रॉमा में, लोगों की याददाश्त में, जो लोग पार्टीशन जो झेले थे उनकी मेमोरी में उन्होंने जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देखे थे। तो इसके बाद बहुत बड़ा एक साहित्य सामने आया जो पार्टीशन पे लिखा गया। मैंने बताया ना बहुत सारे साहित्यकार हैं, अमृता प्रीतम जैसे लोग हैं और उस समय के तमाम साहित्यकार, खुशवंत सिंह जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना लिटरेचर लिखा, अपने मेमोइर्स लिखे। और लिटरेचर में इसका प्रभाव है। इसके अलावा फिल्मों में इसका प्रभाव आप देखते हैं, फिल्में वगैरह बनी हैं। तो इसके अलावा ओरल जो मेमोरीज हैं उनमें इसका प्रभाव हम देखते हैं। और एक चीज़ और है, वो है विभाजन का प्रभाव भाषाओं पे भी पड़ता है। देश में उस समय अब तक भारत में 3 भाषाएं थी, खासकर हिंदी, पंजाबी और उर्दू। भाषाओं का को भी धर्म के आधार पे लड़ा दिया गया। भाषाओं पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। राजनीति भाषाई लेवल पे आ गई। मुसलमानों ने उर्दू को अपनी भाषा कहा, हिंदुओं ने हिंदी को अपनी भाषा कहा, सिखों ने जो है पंजाबी को अपनी भाषा। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज शुरू होती है जो आज भी देश में चल रही है। हालांकि भाषाओं की का कोई धर्म नहीं होता, भाषाएं हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। आज पंजाब में, आज के पंजाब में मैं थोड़ी सी टिप्पणी कर रहा हूँ, वहाँ पंजाबी जो है वो एक तरह से सिखों ने उसको अपनी भाषा मान लिया है, जबकि पंजाबी पूरे पंजाब के लोगों की भाषा है। उसको लेकर पॉलिटिक्स बहुत हुई। इसी तरह हिंदी को लेकर, उसको लेकर एक चीज़ और भी हुई। पार्टीशन से सांप्रदायिक जो एकता थी हमारी, उस पर एक डेंट आया। हमारे देश की जो मिली जुली संस्कृति थी, आप जानते हो ना हमारे देश की संस्कृति मिली जुली तहजीब है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आराम से प्यार से रहते थे। लेकिन उस पर एक दरार लाने का प्रयास किया गया। हालांकि वो दरार उतनी बड़ी नहीं थी, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि जितने लोग पाकिस्तान में गए उससे ज़्यादा भारत में भी
मुसलमान खासकर रहे और दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो सांप्रदायिक एकता इस देश में सदियों से बनी रही, फिर भी थोड़ी सी देर के लिए उसमें एक डेंट आया। और एक दो प्रभाव और बता दूं लास्ट में। एक इसका जो प्रभाव है वो है इसका आर्थिक प्रभाव। इसका आर्थिक प्रभाव अगर हम देखें तो बहुत भयानक था, क्योंकि इससे स्प्लिट हुआ खजाने का। जैसे मैंने बताया, भारत का जो खजाना है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो पैसे की एक समस्या आई। दूसरा, आर्मीज का स्प्लिट हुआ, सेनाएं बट गई। मैं इसके आर्थिक प्रभाव बता रहा हूँ। सेनाएं बट गई, नौकरशाही बट गई, और गांव के गांव बट गए, और रेलवे बट गई, नदियाँ बट गई, रिसोर्सेज बट गए। और जो पाकिस्तान जो बना उसके हालांकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं आए, ज़्यादा पाकिस्तान को और ज़्यादा मुश्किलें आई, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही एक तरह से वो एरिया ऐसा है वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ पैदावार भी नहीं होती। से जैसे ज़्यादातर प्रांत है पंजाब को छोड़ के, सिंध है, जैसे नॉर्थ वेस्ट प्रांत, फ्रंटियर प्रोविंस है, और खैबर पख्तून है, इन प्रांतों में बहुत कुछ ज़्यादा पैदावार नहीं होती। तो ये बिल्कुल ड्राई एरिया थे, लेकिन आर्मी ज़्यादातर वहाँ से आती थी, तो उनको आर्मी तो मिल गई, लेकिन संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए। और बांग्लादेश बाद में आज़ाद हो गया, तो बांग्लादेश क्योंकि आपसे जाता रहा, तो बहुत कुछ पाकिस्तान के पास नहीं था, लेकिन हमारे पास भी ज़्यादा कुछ नहीं था। हालांकि हमने आर्थिक विकास का एक मॉडल चुना देश की आज़ादी के बाद। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और धीरे धीरे भारत जो है विकास के मार्ग पे आगे बढ़ता है। और इन आर्थिक प्रभावों को हालांकि हम झेल गए, लेकिन फिर भी बड़ा टाइम लगा इसमें। और एक बात और मैं थोड़ा सा बता दूं, वो है इसके पुनर्वास का पहलू। जो लोग गुजर के आए थे उनको बसाया गया, और उनके लिए नई टाउनशिप बसाई गई। दिल्ली में, कलकत्ता में, मैंने बताया बम्बई में रिफ्यूजीज कॉलोनी बनाई गई, और जो डिस्प्लेस लोग हैं उनके आवास बनाए गए, उनके लिए हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई, और भी शहरों में ये किया गया। कई सारे शहर भी बसाए गए, जैसे मैं 2-3 शहरों का जिक्र करूँ। जैसे फरीदाबाद शहर है, ये पूरा का पूरा इन लोगों के लिए बनाया गया था, जहाँ पूरा एक औद्योगिक नगरी के रूप में इसका विकास किया गया ताकि रोजगार मिल सके। इसी तरह हमारे हरियाणा के और शहरों में भी इस तरह के प्रयास किए गए, जैसे यमुनानगर है, और जैसे करनाल है, और देश के और इस पंजाब के खासकर शहरों में, और उधर बंगाल में भी शहरों में जो है इस तरह के प्रयास किए गए पुनर्वास के। हालांकि पंजाब में पुनर्वास फिर भी थोड़ा सा संतोषजनक तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ठीक ठाक रहा। उन लोगों को किसी तरह बसा दिया गया, घर वगैरह भी दे दिए गए, कुछ लोग जो है अपने प्रयासों से सेटल हुए, आगे बढ़े। लेकिन बंगाल में तो बिल्कुल ही ऐसा, बंगाल के बारे में हम बहुत कम जानते हैं दोस्तों। बंगाल में तो बहुत भयंकर जो है हालत में रहे हैं रिफ्यूजी लोग जो वहाँ से आए। और अगर कभी कलकत्ता में जाओ ना आप, तो वहाँ देखोगे कलकत्ता के जो अंदर जो रेलवे लाइन है उसके इर्द गिर्द लोग आज भी रहते हैं, आज भी कितने बुरे हालत में लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर यही लोग हैं। तो इस तरह से देश का जो है देश में पुनर्वास हुआ। एक शहर और बसाया गया, वो भी इसी की लीगेसी है पार्टीशन की या देश के विभाजन की, वो है चंडीगढ़ शहर। चंडीगढ़ जो शहर है दोस्तों, ये पंजाब की जो नया भारत के अंदर जो पंजाब है इसकी राजधानी के तौर पे बसाया गया था, क्योंकि पहले इसकी राजधानी लाहौर होती थी, तो वो तो छिन गया था, तो एक नई राजधानी के तौर पे चंडीगढ़ एक आधुनिक शहर के रूप में बसाया गया, जिसकी जो कल्पना एक तरह से की एक फ्रांस के एक आर्किटेक्ट थे उसने करी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये जिम्मा दिया था। तो चंडीगढ़ एक मॉडर्न और एक आधुनिक राजधानी शहर के रूप में बसाया गया। तो इस तरह से विभाजन की जो लीगेसी है बहुत ही व्यापक तौर पे हम इसको देखते हैं। और एक चीज़ और हुई, वो है राजनीति। मैं राजनीति पे चर्चा करके बात पूरी करता हूँ। तो देश में जो राजनीति चली पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, क्योंकि विभाजन सांप्रदायिक आधार पे हुआ था, तो पार्टी जो पॉलिटिक्स होने लगी वो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स होने लगी। हमारे देश में मुसलमानों को टारगेट करके पॉलिटिक्स चलाई गई है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू होती है। उसी तरह पाकिस्तान में तो और भी बेहतर तरीके से हिंदुओं और सिखों को टारगेट किया गया। वहाँ तो राजनीति ही नहीं, राजनीति में तो वो हंसी भी डाल दी गई, उनके अधिकार भी छीन लिए गए, बल्कि उन लोगों पर अटैक भी शुरू हो गए। उन लोगों को जब बाद में फिर भारत में आना पड़ा, बांग्लादेश से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, और पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। तो ये राजनीति जो आज तक की भी भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो राजनीति सांप्रदायिक है और भारत में भी सांप्रदायिक राजनीति का तत्व आज तक बना हुआ है, ये भी विभाजन की एक लीगेसी है। तो दोस्तों, भारत के पार्टीशन ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डाला है।
कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे सवाल हैं जो इसको लेके हमारे दिमाग में आज भी उठते रहते हैं, जिन पर चर्चा होती रहती है। जैसे खासकर मैं 3 सवालों का जिक्र करूँ। पहला ये कि क्या वास्तव में आज़ादी थी या ये सत्ता का हस्तांतरण था। अंग्रेज इतिहासकार तो यही कहते हैं ये सत्ता का हस्तांतरण था। और दूसरी थ्योरी ये है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई से मिली। दूसरा मुद्दा है क्या विभाजन को टाला जा सकता था। इस मुद्दे को लेकर बहुत बहस हो रही है, आज तक ये बहस जारी है। क्या विभाजन अवश्यंभावी था या इसको टाल सकते थे। खासकर इससे इस बहस में अकाउंटेबिलिटी खोजी जाती है, कौन लोग दोषी थे, क्या कांग्रेस दोषी थी या मुस्लिम लीग दोषी थी या अंग्रेज दोषी थे। दूसरा मुद्दा ये है। और इसी तरह के कई मुद्दे और हैं जो जिन पर लगातार चर्चा चलती रहती है। तो आज भी हमारे मानस को प्रभावित, तो इससे सीख क्या मिलती है। मैं लास्ट का कंक्लूडिंग जो रिमार्क है वो ये करूँगा, पार्टीशन से और आज़ादी की इस लड़ाई से या आज़ादी के इस जो देश की इंडिपेंडेंस और पार्टीशन आया इससे लेसन क्या मिलते हैं। तो देखो लेसन सबसे बड़ा ये मिलता है बच्चों कि जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हम करते हैं, ये पहचान की राजनीति थी ना सारी, कि हम मुसलमान हैं, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हम हिंदू हैं। तो पहचान की राजनीति जो है वो क्या गुल खिलाती है, इसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। और एक सीख और मिलती है, जो रश डिसीजन होते हैं, जो हम जल्दबाजी में फैसले करते हैं दोस्तों, वो बड़े भयानक होते हैं। ये जल्दबाजी में किया गया फैसला था, इसके परिणाम इसके कारण देश को भुगतने पड़े। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। थैंक यू। आप तो अपने बड़े